उत्तर प्रदेश में फर्जी मदरसों पर एक्शन की तैयारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। फर्जी मदरसों पर सीएम योगी का हंटर चल चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को और उनमें पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को देखते हुए यह फैसला लिया है, जिसमें अलीगढ़ में 94 फर्जी मदरसों पर एक्शन की तैयारी है। और इसके लिए प्रदेश के मुख्य सचिव ने अलीगढ़ के डीएम को एक लेटर भी भेजा है, जिसमें अलीगढ़ के 94 मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त बताते हुए उन्हें बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही सभी स्टूडेंट्स को बेसिक स्कूल में दाखिला कराने के लिए निर्देशित किया गया है। मदरसों को लेकर लिए गए योगी के इस फैसले पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जो कुछ हो रहा है उसकी क्या रिपोर्ट है, देखिए। फर्जी मदरसों पर एक्शन, मौलाना जी को टेंशन। फर्जी मदरसों पर ताला, बेसिक स्कूल में होगा दाखिला। योगी का आदेश, मदरसे बंद करने के निर्देश। फर्जी मदरसों पर हंटर, किसको डर। चौरानवे फर्जी मदरसों पर चाबुक, होगा शटर डाउन। फर्जी मदरसों पर योगी की सर्जिकल स्ट्राइक। चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि देश भर में इस मुद्दे पर बहस हो रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंडित अजय गौतम, हिंदू धर्मगुरु है, वो जुड़ेंगे। नाजिम खान है, पीस पार्टी के प्रवक्ता, वो जुड़ चुके हैं। नीतीश शर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर है, ये सभी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले नाजिम खान, पीस पार्टी के प्रवक्ता, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। नाजिम खान जी, मदरसों पर एक्शन लिया गया है, फर्जी मदरसों पर एक्शन लिया गया है। जो स्टूडेंट्स इन मदरसे में रहते थे उनको बेसिक स्कूल में एजुकेशन दी जाएगी। मैं आपका रिएक्शन जानना चाहती हूं इस पर। हाँ, देखिए, जिस तरीके से फर्जी मदरसा नाम लिया जा रहा है तो मुझे बड़ा अचंभा होता है कि फर्जी मदरसा कहना। अब देखिए, सबसे पहले तो मदरसों के अंदर जो तालीम होती है वो सबको पता है कि वहाँ पर कुरान शरीफ की तालीम दी जाती है, वहाँ पर हाफिज कुरान बनते हैं, वहाँ पर मौलाना एजुकेशन प्राप्त करके तालीम के अपने बाहर निकलते हैं। और आपको याद भी होगा कि जब नीट का एग्जाम हुआ था तो वहाँ मदरसे के ही बच्चे थे जो सबसे ज्यादा अधिक बच्चों ने नीट का एग्जाम के लिए करा था। लेकिन जब मदरसों के बार बार ये बात आती है कि फर्जी मदरसों पर एक्शन होगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या मदरसों पे ही जांच पड़ताल होगी या उन पे ही एक्शन होगा? क्या अगर आप निष्पक्ष अगर जांच पड़ताल करना चाहते हैं तो बाकी जैसे मठ हैं उनकी भी तो आप कीजिए, मठ के कभी नहीं कर पाते आप। और जो गुरुकुल के नाम पे जो चल रहे हैं आश्रम, उनके कभी जांच पड़ताल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मदरसों की जांच होती है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ पर एक समुदाय को टारगेट किया जा सकता है। तो देखिए, इस तरीके की बात है। नाजिम खान जी, ये जो सर्वे है मदरसों का, ये 2022 से ही चल रहा है। 2022 में ही ये आदेश आ गया था कि यूपी में जितने भी अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं उनकी एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाए। अलीगढ़ में 200 से ऊपर 215 की 213 के आसपास मदरसे हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिनमें से 94 ऐसे मदरसे पाए गए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो अगर कोई चीज रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी सरकार के तहत? वो किसी भी राज्य की सरकारों को कार्रवाई करेगी? नाजिम खान जी, देखिए, अभी कहा गया कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ठीक है, सरकारी गाइडलाइन अपने शो करती है। जिस तरीके से हर बार अपनी गाइडलाइन देती है तो उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मदरसों से कहा जाता है कि आपके मदरसे पे रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड कराइए। तो आपने गाइडलाइन तो कुछ दी नहीं है, आपने बताया नहीं कि आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। नाजिम खान जी, गाइडलाइन तो पहले ही जारी की जाती है। नीतीश शर्मा भी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी।
नीति शर्मा जी, मैं सवाल जरूर तब सरकार से भी पूछती कि आखिर ये जो बच्चे यहाँ से हटाए जा रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा, लेकिन जानकारी में ये मिल पा रही है कि इन मदरसों को बंद किया जा रहा है जो नॉन रजिस्टर्ड है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो फेक है, और इनके स्टूडेंट्स को बेसिक स्कूल में एजुकेशन दी जाएगी, जो सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है। अगर इन बच्चों को बेसिक एजुकेशन दी जा रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कदम है। सबसे पहली बात तो ये है, एसआईटी की रिपोर्ट आई थी, मैं हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और जिसके अंतर्गत पाया गया था कि यूपी के अंदर 8,000 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जो कि अवैध रूप से चल रहे हैं, जो कि कानूनी रूप से बिल्कुल ही अवैध है, और साथ में उनको जो फंडिंग आ रही है, जब वहां की फंडिंग को ट्रैक किया गया तो पता चला नेपाल से फंडिंग आ रही है। तो किस प्रकार से मदरसों में बच्चों का भविष्य काल खोटरी में एक प्रकार से काले कामों के लिए, अवैध कामों के लिए वहां पे फंडिंग की जा रही है। और ये हम सब जानते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये भारत का भविष्य हैं, ये अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे डॉक्टर बने, आईएएस ऑफिसर बने, इनका पूरा राइट है कि अपने जीवन को एक प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस मदरसों के माध्यम से एक अवैध कामों में लगाया जाता है, पत्थरबाजी में लगाया जाता है, और ये फंडिंग भारत के बाहर से आ रही है, भारत की विरोधी ताकतों के द्वारा आती है। तो इसका संज्ञान हाईकोर्ट ने भी लिया है, उसका ऑर्डर है। अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके अंतर्गत एक कल्याण विभाग है जिसके अंदर ये मदरसे चलाए जाते हैं, लेकिन बाकी जो अल्पसंख्यक समाज है हमारे देश में, जैसे कि पारसी समाज है, क्रिश्चियन समाज है, जैन है, इन सबके लिए जो शिक्षा विभाग है वो उसके अंतर्गत उनकी बेसिक एजुकेशन आती है। तो क्या इन बच्चों के लिए, मैं तो देश से पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे मुसलमान बच्चों का राइट नहीं है कि वो एक सरकारी जो प्रतिष्ठित जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें पढ़ के तालीम हासिल करके अपने भविष्य को प्रोग्रेसिव उसमें लगाएं, बजाय देखिए प्रोग्रेसिव समाज होना बहुत आवश्यक है। और ये सब अवैध रूप से चल रहे हैं, अवैध रूप से इनको फंडिंग आ रही है भारत के बाहर से, एसआईटी आपके पास हाई कोर्ट में दर्ज की गई है। ठीक है, हमारे साथ पंडित अजय गौतम जी भी जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि जब भी कहीं पर भी सीबीएसई बोर्ड की अगर बात की जाए, 2-3 बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई, आईएससी, एक स्टेट बोर्ड होता है, और अब कुछ सालों में इंटरनेशनल बोर्ड भी सामने आया है। सीबीएसई क्योंकि सेंटर से आता है, अगर किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में सीबीएसई स्कूल खुलता है तो उसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ता है। सीबीएसई लाइसेंस मिलना, एक स्कूल को ये रजिस्टर्ड होना कि वो एफिलिएटेड टू सीबीएसई है, बहुत ही टफ प्रोसेस होता है। वो सारे प्रोसेस के बाद एक स्कूल को सीबीएसई का सर्टिफिकेशन मिलता है। तो सीबीएसई अपनी तरफ से बहुत जद्दोजहद करता है, स्कूल कहीं पर भी हो, कितना ही पैसा उस स्कूल में लगा हो, अगर हम और आप सोचे कि हमारे पास पैसा और हम स्कूल खोल सकते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। ये सिस्टम है सीबीएसई का, ये मैं जानकारी देना चाह रही थी। पंडित अजय गौतम जी, यूपी सरकार की तरफ से ये तो काफी समय से चल रहा है, 2022 से सर्वे रिपोर्ट तैयार की जा रही है, 2022 से यह आदेश पारित किया जा चुका है। कई बार बीच बीच में ऐसी खबरें आती है जहां पर अवैध मदरसों को, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको बंद किया जाता है। और अब यह खबर उत्तर प्रदेश से एक और सामने आ रही है जहां पर 94 मदरसों को बंद किया गया है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? यह भी आपको जानकारी दे दूं कि इन बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन दी जाएगी किसी भी सरकारी स्कूल में। देखिए, पहले तो मैं निवेदन करूंगा, फोल्ड बैक बढ़ा दीजिए। मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जितना भी मैं आपका सवाल समझ पाया हूं, मेरे हिसाब से तो देखिए इस देश के अंदर मदरसे होने ही नहीं चाहिए, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि कारण क्या है कि चाहे वो देवबंद की बात कर लें या और उसकी बात कर लीजिए, या अमरोहा के मदरसों की बात कर लीजिए, जब जब एनआईए ऐसे मदरसों पर रेड करती है तो वहां पर न सिर्फ देश विरोधी ताकतें, बल्कि AK-47 जैसे आधुनिक हथियार, देश के खिलाफ युद्ध जैसे प्रचार सामग्री और बहुत ही आपत्तिजनक चीजें मिलती हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जब इस देश के अंदर आर्टिकल 14 है, सबको समान माना गया, तो एक वर्ग विशेष को जिसकी संख्या 20% से अधिक है, उसको इस तरीके की छूट क्यों दी जा रही है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल करे, और जो हिंदू, जो बहुसंख्यक है, वो अपने स्कूलों में ना गीता पढ़ा पाए, ना रामायण पढ़ा पाए। तो मदरसे जो है इस देश में वो तुष्टिकरण की देन है। मदरसे अगर इस देश में तुष्टिकरण नहीं होता,
अगर देश के अंदर एक जो सबसे बड़ी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा राज किया उसका एक वर्ग विशेष को लेके अपीजमेंट नहीं होता तो शायद मदरसे नहीं होते। और देखिए, मुसलमान समाज से आने वाले बच्चों का भी अधिकार है मुख्य धारा में जुड़ने का। उनका भी अधिकार है कि एक प्रॉपर एजुकेशन जो हमारी एनसीईआरटी देती है या यूजीसी देती है अजय गौतम जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से मदरसे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ही अपीजमेंट के कारण संविधान के अंदर जो 42 संशोधन करे उसी के कारण मदरसे आए हैं। और मदरसों के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो सब जानते हैं किस तरीके की शिक्षा दी जाती है। वहां जिस तरीके से गजवाए हिंद सिखाया जाता है, वहां किस तरीके से ये दिखाया जाता है कि बच्चों को जिहाद के रास्ते पे चलना है। आप बता दीजिए, मदरसे से पढ़ने वाले कितने बच्चे आईएएस बने, कितने बच्चे आईपीएस बने, कितने बच्चों ने सिविल सर्विसेज को क्रैक किया। मदरसे से निकलने वाले जो बने वो अधिकतर, चाहे वो देवबंद की बात हो या कहीं की बात हो, वो आतंकवादी ही बने, वो कभी भी समाज की मुख्य धारा में नहीं आए। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पिछले 5 साल के अंदर एनआईए ने जिन जिन मदरसों पर रेड करी है, अमरोहा की बात कर लीजिए या यूपी या और जगह की बात कर लीजिए, कानपुर के मदरसों की बात कर लीजिए। देखिए अजय गौतम जी, कई ऐसे रजिस्टर्ड मदरसे भी हैं जहां पर बच्चे पढ़ते हैं। मैं नहीं चाहती हूं आपका कोई स्टेटमेंट एक गलत मैसेज कन्वे करे, तो प्लीज ऐसे स्टेटमेंट से अपने आप को रोका करिए। आप देश के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी पढ़ते हैं। ये मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, जिनकी फाइनेंस को लेकर कई सारे सवाल किए जाते हैं। नीति जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूं, राइट टू एजुकेशन इज अ राइट, और इस चीज में तो हमें और आपकी भागीदारी होनी चाहिए कि हम ये लोगों को अवेयर करें कि आप जाइए, सरकारी स्कूल आज कितनी हद तक बेहतर होते जा रहे हैं और भी उन्हें बेहतर होने की जरूरत है। किसी भी सरकार को ये काम करने की जरूरत है कि वो अपने राज्य के सरकारी स्कूल को और बेहतर करे, लेकिन अवेयर करना ये आपका, ये मेरा, ये सिविक लोगों का काम है। I would like to add one more adjective to this, right to right education. क्या हम बच्चों को वो सही शिक्षा दे रहे हैं जो उनका भविष्य का निर्माण कर सकता है? कहीं ना कहीं गौतम जी ने मैं जानती हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, तथ्य है कि किस प्रकार से मदरसों पे मदरसों के अंदर अवैध गतिविधियां होती हैं। अवैध गतिविधियों में वहां के बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। उनके हाथों में जब भी कोई अनरेस्ट क्रिएट करना हो, पत्थर दे दिया जाता है। इन बच्चों के हाथों में तो किताबें होनी चाहिए, जिनके हाथों में ये पत्थर दे देते हैं। इनको कहीं ना कहीं जिहादी मानसिकता के साथ इनका पोषण किया जाता है। किस प्रकार से देश विरोधी मानसिकता के साथ इनके अंदर एक, जिस देश में रह रहे हैं, जिस मिट्टी में रह रहे हैं, जहाँ की हवा में सांस ले रहे हैं, जहाँ का पानी पी रहे हैं, जहाँ का खाना खा रहे हैं, उसी देश के प्रति, उसी मातृभूमि के प्रति किस प्रकार से इनके जीवन में अलगाववाद की और एक जिहादी मानसिकता, एक प्रकार से एसिडिक मानसिकता की किस प्रकार से विरोधाभास का भाव उत्पन्न करके ये जो आने वाली जनरेशन है वो देश को किस प्रकार से, एक प्रकार से 2 भागों में बांट दे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा, मैं अजय जी के साथ बिल्कुल सहमत कि एक पार्टी ने जिस समय अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए हिंदू और मुसलमान में इस देश को बांटा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक प्रकार से बंटवारा किया, उसके बाद केवल एक विशेष समुदाय को एक मदरसों पे एक धार्मिक शिक्षा का अनुसंधान खोलने का उन्होंने कार्य किया। बाकी समुदाय, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो और अल्पसंख्यक समाज हो, जैसे मैंने बताया, जैन समाज है, पारसी समाज है, क्रिश्चियन समाज है, वो सब नॉर्मल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। ये स्पेशल, अदरवाइज ये बोलते हैं कि हमें संविधान से चलना है, तो संविधान में एक स्पेशल इनको प्रोविजन क्यों दिया गया? जब धर्मनिरपेक्ष देश है, वही संविधान ये भी बोलता है कि देश धर्मनिरपेक्ष है, तो हर धर्म को बराबर का दर्जा क्यों नहीं मिलता? ठीक है नीति जी। नाज़िम खान जी, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी बातें इस पैनल पे रखते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आप रखते हैं। मुझे आप ये भी जानकारी दीजिएगा कि आप जैसे लोग और तमाम आपके समुदाय के जो लोग हैं, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं, चाहे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हों, चाहे एलीट स्कूल्स हों जिसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, जहां पर करिकुलम बहुत ज़्यादा होता है, वहां पर बहुत सारे मुस्लिम्स लोग होते हैं, उनकी फैमिलीज आती हैं, उनके बच्चे वहां पर पढ़ाई करते हैं, और मैंने उस ग्रोथ का भी ग्राफ देखा है।
तो नाजिम खान जी, क्या हमें, जैसे कि नीति जी इस बात का जिक्र कर रही थी कि राइट टू राइट एजुकेशन, क्या हम सबको एक समाज के तौर पर, एक अच्छी सोसाइटी, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के तौर पर सरकार की ये तमाम चीजों को इसमें भागीदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या हमें इस चीज को अवेयर नहीं करना चाहिए? क्या इसमें हमें सरकार का साथ नहीं देना चाहिए? नाजिम खान जी। कंचन जी, देखिए, जब एजुकेशन की बात आती है तो मैं ये कहता हूँ कि भारत के हर नागरिक के बच्चों को अधिकार है एजुकेशन प्राप्त करने का। तो देखिए, एजुकेशन सभी को हासिल करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू भाई के बच्चे हों या मुस्लिम भाई के। एजुकेशन में भेदभाव कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा दुख जब होता है कंचन जी, जब ये कहा जाता है कि मदरसे से पढ़ने वाले लोग आतंकवादी होते हैं। तो मैं इन्हें एक बता दूं कि 2022 के अंदर नीट के जब एग्जाम क्लियर करा था तो 1200 स्टूडेंट थे जो नीट का एग्जाम क्लियर करा था, वो मदरसे से। मैं, देखिए, हिंदू धर्म गुरु को और नीति जी को, दोनों को बताना चाहता हूँ। अब बार बार जब ये मदरसे की बात ये करते तो मैं इन लोगों को ये बता दूं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी मदरसे से तालीम हासिल की थी। लेकिन इन लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही है कि मदरसे से पढ़ के निकलने वाले बच्चे आतंकवादी होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब पे कहीं ना कहीं इन लोगों ने उंगली उठाने की कोशिश करी है। और उसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ कंचन जी, उसी के साथ मैं ये सुन लीजिए। हाँ कंचन जी, 1000 से ज्यादा मदरसे को इलीगल फंडिंग नेपाल से और बाहर से आती है। ये तथ्य सामने रखे गए हैं। आप इस पे क्या रिपोर्ट को, आप अगर समाज को, मैं सारे मदरसों की बात नहीं कर रही, लेकिन जो अवैध रूप से संचालित मदरसे हैं, वो लोग बाहर से फंडिंग लेकर वहां पे हथियार पाए जाते हैं, वहां पे बच्चों का ब्रेन वॉश करके, बच्चों को जिहादी मानसिकता का बीज रोपण करके देश में अनरेस्ट करने का प्रयास। नीति जी, नाज़िम जी, मैं आऊंगी। हमारे साथ बिलाल जी भी जुड़ गए हैं। मैं बिलाल जी का भी रुख करना चाहती हूँ। बिलाल जी, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहती हूँ। जो ये 94 मदरसों पर एक्शन लिया गया है, फर्जी मदरसों पर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, 2022 से सर्वे चल रहा था, तमाम ऐसे मदरसे सामने आए हैं और समय समय पर यह एक्शन लिया जाता है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बिलाल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? पीसीआर एक बार प्लीज आप। हाँ फाजिल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, मिल रही। फाजिल जी, किस तरह देखते हैं आप सरकार के इस कदम को? अब देखिए, सरकार तो मुस्लिम विरोधी सरकार है, उसको मदरसा और चीजें ही दिखाई देती। मदरसा से आज बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, पत्रकार बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे हैं, साइंटिस्ट तक बन रहे हैं। मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा शार्प हो जाता है, उसको जहन मजबूत हो जाता है। तो ये बातें, चूंकि लोग तो मुस्लिम विरोधी विचारधारा के लोग सरकार में हैं। फाजिल जी एक बात सुनिए, आप एक बात बताइए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि देश में अगर, क्योंकि सीबीएसई सेंटर से है, सेंट्रल है, सीबीएसई का अगर किसी भी स्कूल को लाइसेंस या सर्टिफिकेशन या एफिलिएशन चाहिए रहता है तो वो कितने प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं? देखिए, सीबीएसई बोर्ड की जो स्कूल है, 5000 से लेके 25,000 तक फीस है उसमें। 20,000 25,000 फीस लगती है उसमें सीबीएसई बोर्ड। और सरकारी स्कूलों की फाजिल जी, कौन सा सरकारी स्कूल है जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त? नहीं, मैं सरकारी स्कूल की अलग से बात कर रही हूँ, मैं सीबीएसई की अलग से बात कर रही हूँ। आईएससी और इंटरनेशनल की मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, जिनके फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। लेकिन फाजिल जी, क्या आपको नहीं लगता? बताइए। मैं अभी उत्तर प्रदेश में हूँ, सरकारी स्कूलों में भैंस माती जाती है। पूरे स्कूलों में जाके घूम लीजिए, टीचर्स नहीं होती वहां पे बाथरूम नहीं है, और जो टीचर्स पढ़ा रही हैं उनको एबीसीडी, सिंपल एबीसीडी नहीं आती। तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, और उनको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मंडे, ट्यूसडे की स्पेलिंग नहीं पता। ये लेवल है सरकार के स्कूलों का। और कोई किसी भी एग्जाम में उठा के आप देख लीजिए सरकार। और शिशु मंदिर एक स्कूल चलता है आरएसएस का, कहीं सुना आपने कि शिशु मंदिर का कोई लड़का आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया? वो बजरंग दल के कार्यकर्ता बनते और लोगों को जान से मारते हैं। गाय के लिए गोबर गंगा,
इन्हीं सब बातों की शिक्षा देते हैं वो लोग। नहीं और फाजिल गायों जी, को अगर नहीं क्यों बनते काटते हैं, हैं? आजकल का फाजिल जी अगर नहीं बनते हैं तो क्या, एक गायों को सेकेंड काटते कौन है? फाजिल उसका जी, भी आंकड़ा बता दीजिएगा। मैं अगर आईएएस नहीं बनी, मैं आईआरएस नहीं बनी तो क्या मुझे राइट टू एजुकेशन नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं इंजीनियर नहीं बनी, अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी तो क्या मैं स्टूडेंट नहीं थी? अच्छी एजुकेशन, अच्छी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप भी आईएएस बनती। कैसे? आप मेरी बात सुनिए। देखिए अच्छी एजुकेशन, होती तो अच्छी IAS जरूर बनती। एजुकेशन ये एक डिफरेंट डिबेटेबल और सब्जेक्ट है ये जो फाजिल जी। 25,000 30,000 सुन लीजिए, अब तो इतनी फीस बढ़ गई है कि आप पीएचडी भी नहीं कर सकते। आज गरीब का बच्चा तो अब हायर एजुकेशन में जाना है भूल जाए। इतनी बीएचयू जैसे संस्थान की, जेएनयू जैसे संस्थान की फीस इतनी बढ़ गई है कि कॉमन बच्चा तो आम जो गरीब घर का बच्चा है वो तो सोच भी नहीं सकता अब इन संस्थानों में जाने के लिए। जामिया में तो रहेगा, सोचते गोबर हैं फेंकेगा। फाजिल जी, जेएनयू नहीं सोचते हैं, जामिया तो सोचते हैं जाने के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं जामिया, आप? हम बता रहे हैं लगातार आपको, तस्वीरें हम जामिया देखते का हैं पकड़ और कर बहुत ही दिया गया है, वेल रेड NGO को स्टूडेंट्स पकड़ कर दिया हैं है। फाजिल जी, बहुत वेल रेड स्टूडेंट्स हैं जिनको हिस्ट्री, देश की इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में बहुत इंटरेस्ट रहता है। मैंने कई इंटरेस्ट ऐसे है, लेकिन स्टूडेंट से पढ़ नहीं मुलाकात सकते। की फीस है। सरकार ने बहुत बढ़ा दिया ना अभी। ठीक है अजय, फाजिल जी ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट ही फीस नहीं है। आज जिस दिन फीस पर चर्चा होगी मैं आपको बुलाऊंगी। आज मेरा सब्जेक्ट राइट टू एजुकेशन पर है। मदरसों, अवैध मदरसों पर जो कार्रवाई की गई है सर, वो हमारा सब्जेक्ट है। उन तमाम बच्चों को जो 94 मदरसे बंद किए गए हैं उनको बेसिक स्कूल में एजुकेशन मिलेगी, ये मेरा सब्जेक्ट है। आप स्कूल में एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, मैं आपको सवाल उठाने का मौका दूंगी। पंडित अजय गौतम जी, देखिए पैनल से ये आवाज उठ रही है सर, और ये आवाज हम भी उठाते हैं कि स्कूलों की तो बात की जाती है, सरकारी स्कूल कैसे है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उन प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी पता है जो सरकारी स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। अजय गौतम जी, विधायक लोग 40% कमीशन ले रहे हैं। ठीक है आऊंगी मैं फाजिल जी, प्लीज आप ये पर्सनल कमेंट मत कीजिए सर। मंत्री लोग 25 लाख की चाय पी रहे हैं। फाजिल जी मैं आऊंगी, पता नहीं कौन से मंत्रियों को आप जानते हैं जो इतनी महंगी चाय पीते होंगे। अब ये फाजिल साहब जो आए खुद मदरसे से पढ़े हैं, इसलिए बात को समझ ही नहीं पाएंगे। फाजिल जी प्लीज एक एक करके ऐसे मत करिए सर, समय बहुत कम रहता है, ऐसे मत करिए। अजय गौतम जी बताइए। अजय गौतम जी ने ये भी एक सब्जेक्ट है सर, सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए, किसी भी राज्य की सरकार कोई भी क्यों ना हो। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता दूं, मैं सारी जिंदगी सरकारी स्कूल में पढ़ा। सरकारी स्कूल में ही पढ़ने के बावजूद मैं आज आपके इस टीवी शो पर बैठा हुआ हूँ, और आज नहीं मैं पिछले 22 साल से 5,000 से ज्यादा टीवी शो करे सरकारी स्कूल में पढ़ा, और हमारी तो फीस होती थी 2 रुपए 10 पैसे। मैं आपको फीस ही बता दूं, फाजिल जी 2 रुपए प्लीज 10 मत पैसे। कीजिए, अरे फाजिल जी साहब सुन लो ना भाई, आप इंटरप्ट मत कीजिए सर। फाजिल जी आप ऐसे, कोई भी पैनलिस्ट इस तरह नहीं कर रहा है फाजिल जी, कोई पैनलिस्ट इस तरह नहीं करता है। बताइए अजय गौतम जी बोलिए। मैंने बोला क्या? मैं आऊंगी, आपकी चांस में कोई नहीं बोल रहा था। अजय गौतम जी बता रहे हैं कि देखिए, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंदर, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंदर इंटरकल पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है। रही बात इसकी जी, हम सरकारी स्कूल के अंदर नहीं पढ़ेंगे, हम मदरसे में पढ़ाएंगे। बात यह है जो मदरसों में दी जा रही एजुकेशन है वो कौन से बोर्ड से अप्रूव्ड है? क्या वो एनसीईआरटी से अप्रूव्ड है? क्या वो सीबीएसई से अप्रूव्ड है? वहां पढ़ाया क्या जा रहा है? मेरा जो कंसर्न है और बच्चों के एजुकेशन को लेके है। अभी पीस पार्टी वाले मेरे दोस्त ने कहा कि जो अब्दुल कलाम साहब हैं, अब्दुल कलाम साहब जो है वो मदरसे से पढ़े थे। देखो मैं मानता हूं मदरसे में बम बनाना सिखाया जाता है, लेकिन परमाणु बम बनाना नहीं सिखाया जाता, वो तो सरकारी उसके अंदर सिखाया जाता है। आप जो मदरसे में बम बनाना सिखाते हो बसों को जलाने, ट्रेन को जलाने के लिए। अजय गौतम जी कई ऐसे बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं, प्लीज इस तरह के स्टेटमेंट्स मत दीजिए। एजुकेशन में एजुकेशन विद क्लीन। नहीं अजय गौतम जी मैं एक बार फिर से दोहराना चाहती हूँ, हम सभी आज इस मुद्दे पर इसलिए बैठे हैं सर क्योंकि अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है। मैं लगातार इस बात पर जोर दे रही हूं, फेक मदरसों पर कार्रवाई हुई है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका सरकार के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी प्रोटोकॉल, किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया है। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट नीति जी आपसे लेना चाहती हूं क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बोली है, राइट टू राइट एजुकेशन, उस पर आपकी अवेयरनेस, जनता की अवेयरनेस, आम लोगों की, पेरेंट्स की अवेयरनेस, जो बच्चे मदरसे में जाते हैं उनकी अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति जी निश्चय रूप से ये जो बच्चे हैं हमारे इस देश का भविष्य है, इस भविष्य का निर्माण करना मेरा, आपका, समाज का, सरकार का, प्रशासन का, सबका दायित्व है। और वो मुख्य धारा से जुड़े,
वो देश को आगे प्रोग्रेस करने में कंट्रीब्यूट करें, तो उनको राइट एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के साथ राइट एजुकेशन मिलना बहुत आवश्यक है। वो केवल एक प्लम्बर, मैं ये नहीं कह रही काम कोई छोटा नहीं होता, लेकिन अगर उनको सही शिक्षा मिलती, अगर इन बच्चों को सही शिक्षा मिले, तो ये छोटे मीनियल वर्क से देके ये प्रशासनिक जो है उस टाइप का काम और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन सकते हैं। हम देख रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग अभी भी मुख्य धारा से बहुत कम जुड़े हुए हैं। हमें कितने डॉक्टर्स मिलते हैं, कितने इंजीनियर्स मिलते हैं जो मुस्लिम समुदाय से नहीं मिलते, क्योंकि उनकी जो बेसिक एजुकेशन है उससे वंचित रखा जाता है, राइट एजुकेशन से उनको वंचित रखा जाता है। तो मेरा आह्वान आपके चैनल से सिर्फ ये है कि आप जो भी अवैध, मैं बार बार कह रही हूं, मैं सारे मदरसों के विरुद्ध नहीं हूं, धार्मिक एजुकेशन आप दे रहे हैं दीजिए, लेकिन क्या उन बच्चों को मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, आजीविका जुड़ने के लिए उस एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल आवश्यकता है उनका। आप ये राइट है उनका, नीतीश जी, और अंधकार में डाल रहे हैं। ये उनका राइट बनता है, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है हमारे पास। उत्तर प्रदेश में 94 मदरसों पर एक्शन लिया गया है जो अवैध है, और हम लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन आपको है, आपके बच्चों को है, हमें है, जनता को अवेयर करना हमारा काम है। जितने भी अवैध मदरसे हैं, लगातार कई डिस्ट्रिक्ट से ऐसी खबरें पिछले 2022 से लगातार आ रही है, जब से सर्वे रिपोर्ट का जिक्र किया गया है कि मदरसों पर, अवैध मदरसों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। इन तमाम बच्चों को जिनके मदरसे बंद हुए हैं उनको बेसिक स्कूल में एजुकेशन मिलेगा। आप सभी का शुक्रिया। मेरे साथ तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।